हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कोशिका के इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम कोशिका के अंदर क्या क्या चीज पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के कोशिका झिल्ली के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं पार्ट 1 में ही। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या चीज का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसका क्या कार्य होता है बता चुके हैं। ये कोशिका भित्ति के बारे में भी हम बता चुके हैं, इसका क्या कार्य होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। अब हम जानेंगे इस कोशिका के भीतर क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बात हम जानते हैं, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में हमारे कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य करता है। आप लोग पढ़े होंगे, जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, जो श्वसन हमारा शरीर करता है ये दो तरह से करता है। एक बाहरी अर्थात बाह्य श्वसन करता है और एक आंतरिक श्वसन करता है। आप लोग नॉर्मली जानते हैं, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बाह्य श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन जब यह श्वसन हम करते हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाते हैं, वहां ब्लड आता है, ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं, सभी सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहां पे जब उस ऑक्सीजन को सेल में लेने का कार्य कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीजन को लेता है और फिर कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस सारी तो दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है, उसके बारे में बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे एक आंतरिक श्वसन प्रक्रिया होती है। तो वही जो श्वसन होता है दो तरह का होता है, एक बाह्य श्वसन होता है और एक आंतरिक श्वसन होता है। तो आंतरिक श्वसन में हमें माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन करने के काबिल बनाता है। अर्थात अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो हमारा सेल जो है श्वसन नहीं कर पाएगा। चलिए, इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में सेल के अंदर श्वसन का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हम जानेंगे। इस गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने किया। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने किया और वो अपने ही नाम पर ही उस पार्ट को गोल्जी बॉडी बोल दिया, या गोल्जी अपार्टमेंट भी उसको बोलते हैं। यह हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करता है। अब कैसा परिवहन? तो हमारे शरीर में ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जैसे आप सपोज मान लीजिए कि एक क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति को दौड़ना है और हाथ से बैट्स को चलाना है, तो दौड़ने के लिए रनिंग करते समय ज्यादातर एनर्जी की जरूरत उसको पैर में पड़ती है, या जब यूज करता है तो उस समय उसकी एनर्जी हाथ में पड़ती है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कंटिन्यू लिखना पड़ता है तो उसका ज्यादातर एनर्जी कहाँ खर्च होते हैं? हाथ में खर्च होते हैं। एक देखिए, आप लोग बहुत सारे रनिंग वगैरह देखे होइएगा, कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं। उस समय दौड़ते समय सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो पैर में पड़ती है। अब देखिए, उस समय हमारा बाकी सभी अंग जो है अपने एनर्जी को स्टोर रखता है, उसको गोल्जी बॉडी ही कैरी करके और टोटल एनर्जी को ट्रांसफर करके पैर के पास भेजता है। और इसी कारण जब कोई व्यक्ति दौड़ के आए तो वह पूर्णतः थक चुका होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि वो अगर दौड़ के आता है तो उसको हम बोलते हैं कि सुनिए, आप तो दौड़ के आए हैं, अभी तो आपका पैर यूज हुआ है, हाथ तो यूज हुआ नहीं है, तो फिर आपका हाथ तो थका नहीं है। आप किसी को 5 फाइट मारिए तो हम किसी को बोल देंगे इसको 5 फाइट मारिए, क्या वो 5 फाइट मारने के एबल है? नहीं, क्योंकि वो थक चुका है। अब देखिए, हम उसको क्वेश्चन करें कि तुम तो पैर से ना दौड़ के आए हो, तो पैर से थके हो, हाथ तो तुम्हारा नहीं थका है। लेकिन नहीं,
वास्तव में उसके शरीर का प्रत्येक अंग थक चुका होता है, कारण कि शरीर के सारे एनर्जी को गोल्जी बॉडी ट्रांसफर करके उस जगह पे देता है जहां पे उसकी जरूरत होती है। तो गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में कार्य क्या करता है, तो परिवहन का कार्य करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का कार्य करता है। अगर मान लीजिए अगर गोल्जी बॉडी कार्य करना बंद कर देगा तो हम सुचारू ढंग से किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते जाएगा और एक निश्चित समय पे जाकर गिर जाएगा, क्योंकि बॉडी एनर्जी ही नहीं देगी, सॉरी गोल्जी बॉडी एनर्जी ही ट्रांसफर नहीं करेगी, तो उसको पर्याप्त एनर्जी तो है ही नहीं कि वो दौड़ लगा सके, कुछ ही दूर बाद जाकर वो गिर जाएगा। अगला पॉइंट है रसधानी। ये जो वोकल्स है, इसको रसधानी को हम लोग इंग्लिश में वोकल्स कहते हैं। रसधानी जो है जल को संग्रह करके रखता है। हमारे सेल में जल को संग्रह कौन करके रखता है, रसधानी। रसधानी का बस इतना कार्य है कि वो जल को स्टोर करके रखे रखता है। दूसरा पॉइंट है तारकाय। तारकाय अर्थात सेंट्रोसम। देखिए बाबू, एक यह जो तारकाय है सेंट्रोसम, इस सेंट्रोसम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान लगा के समझिएगा। हमारे शरीर में इस सेंट्रोसम तारकाय सेल विभाजन का कार्य करता है। सेल विभाजन आप लोग समझते हैं, जब आप लोग देखिए कि हाथ कट जाता है या पैर पे थोड़ा चाकू लग जाए, कट जाए, तो पुनः अपने आप ठीक हो जाता है, स्वतः ठीक हो जाता है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन समय लग जाए, लेकिन वो स्वतः ठीक हो जाता है। स्वतः ठीक होने का कारण सिर्फ यही होता है सिर्फ कि सेंट्रोसम उसका अर्थात तारकाय हमारे शरीर का सेल, उस सेल के अंदर उपस्थित यह सेंट्रोसम काम क्या करता है कि सेल को डिवीजन करता है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे चाकू से हमारा कट जाता है, यहाँ पे कट जाता है थोड़ा सा, तो ये देखिए हम मेडिसिन नहीं लेंगे, फिर भी ये 2 3 4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, कारण कि यहाँ पे सेंट्रोसम जो है यह सेल को डिवाइड कर देता है। सेल अपने आप, अब सेल डिवाइड होता कैसे, ये नहीं कि वो खत्म हो जाता है। सेल डिवाइड होने के कारण कि सेल एक सेल टूट करके 2 बन जाता है, अर्थात पुनः निर्माण कर लेता है, और इस तरह से कटे हुए धीरे 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 संतुलित हो जाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो यह सेंट्रोसम के कारण ही होता है। यह जो तारकाय है, यह सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमारे शरीर में कहाँ पे करते हैं, तो हमारा शरीर जो है इसमें ब्रेन जो है, ये ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है। ब्रेन क्या चीज से बना है, न्यूरॉन से। तो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है। और हमारा जो शरीर का लीवर है, इस लीवर में सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। देखिए आप लोग देखे होइएगा छिपकली को, अपने घर में देखे होइएगा, कभी कभी ऐसा छिपकली को देखे हैं जिसका पूंछ कट गया हो। देखिएगा कभी छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर उसका पूंछ पुनः निर्माण हो जाता है, कुछ दिन समय लगता है लेकिन उसका पूंछ निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर में लीवर होता है, इस लीवर में सेल डिवीजन इतना तेजी से होता है कि अगर यह लीवर कट जाए तो अपने आप पुनः निर्माण कर लेगा। लेकिन सबसे धीरा अर्थात सेल डिवीजन होता ही नहीं है, कहाँ पे, तो न्यूरॉन में। हमारा जो न्यूरॉन है, यह न्यूरॉन अर्थात ब्रेन में, हम कहेंगे ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन से, तो इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो रहा है। ये तारकाय का बहुत महत्वपूर्ण, सेंट्रोसम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें सेल डिवीजन होता है जो हमारे शरीर में, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे तेज सेल डिवीजन कहाँ होती है, तो लीवर नाम रखेंगे, कहाँ होती है, लीवर में। और सबसे सोलो अर्थात होता ही नहीं कहाँ है, तो न्यूरॉन में। न्यूरॉन में होता ही नहीं है सेल डिवीजन। एक चीज और याद रखिएगा, जो कैंसर वगैरह होता है, यह सेल डिवीजन ज्यादा हो जाने के कारण होता है। सेल डिवीजन ज्यादा होने के कारण कैंसर होता है। चलिए यहाँ तक समझ चुके। अब अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे, 5 पॉइंट्स है। 5वां पॉइंट, इसको हम लोग हिंदी में अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसको देखिए, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग ईआर भी कहते हैं, शॉर्ट में ईआर कहते हैं। देखिए यह हमारे कोशिका के आंतरिक सहायता प्रदान करता है। यह हमारे कोशिका में आंतरिक सहायता प्रदान करता है। किस तरह, तो आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। आंतरिक कंकाल का कार्य जो है कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है।
इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। यह दो प्रकार, देखिए वास्तव में ये दो प्रकार का नहीं होता है, बल्कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक ही होता है, लेकिन इसका भाग दो ठो होता है। इसका भाग कितना होता है? दो ठो होता है। एक होता है आपका एसईआर और दूसरा होता है आरईआर। देखिए यह जैसे मान लीजिए आप एक क्या हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का दो भाग हो गया, यहाँ से एक दूसरा भाग हो गया और यहाँ से एक पहला। इसमें देखिए हम क्या लिखे, एस ई आर, और यहाँ पे लिखे आर ई आर। मतलब इसका जो दो भाग होते हैं, एक पहला को हम एस ई आर और दूसरा को आर ई आर बोलते हैं। देखिए एस ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और एस ई आर का तो हो गया, आर ई आर का होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ध्यान दीजिए यहाँ पे यह जो है एस ई आर, इसको शॉर्ट, इसका फुल फॉर्म जो होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और आर ई आर है, इसका फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो ये आपको आर ई आर में खुदा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको राइबोसोम कहते हैं। यह प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है, और देखिए यह जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, यहाँ पे दो चीज निर्माण होता है, जो एसईआर और आरईआर है। तो एसईआर क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। क्या चीज का? वसा का निर्माण करता है, फैट्स का निर्माण करता है। और यह आरईआर जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए ये बहुत ही, एसईआर जो होता है स्मूथ होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना। आप लोग खसी वगैरह का मांस वगैरह खाए हैं तो उसमें देखिएगा कि कुछ तेल मिलता है उसका, जो देखिए उसका कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, चिकना होता है। उसको खाने से शरीर में बहुत ज्यादा फैट्स की उत्पत्ति होती है। देखिए यही जो है फैट्स का निर्माण करता है। ये ज्यादातर हमको शरीर में ज्यादा बढ़ जाना बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे देखिए ये बढ़ जाने के बाद बहुत ही दिक्कत होने लगता है, इस तरह का समझिए कि पेट निकल जाएगा, इधर मांस झूलने लगेगा, इधर सारी तरफ मांस वगैरह झूलने लगता है। वो सब एसईआर के कारण होते हैं, इसमें फैट्स ज्यादा निर्माण होने के कारण होते हैं। ये फैट्स जो है ज्यादातर आपको मिलेंगे सोयाबीन से, तेल से, मतलब तेलीय पदार्थ खाइए, जैसे कोई भी, जैसे सोयाबीन हो गया, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, इस तरह का रिफाइन वगैरह खाने से ज्यादातर प्राप्त होते हैं। इसकी मात्रा जितना कम हो सके उतना कीजिए। हालांकि एसईआर भी जरूरत है, ये नहीं है कि शरीर में जरूरत इसकी नहीं है, इसके बगैर भी दिक्कत है। यह हमारे शरीर में बढ़ने से देखिए हमारे शरीर की चिकनापन बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, फ्रेश, अर्थात चेहरा जो है चिकना, सॉफ्ट, स्मूथ, फ्रेश दिखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे आरईआर है। आरईआर में देखिए क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। इसमें जो खुदा पॉइंट दिखाई दे रहा है यह प्रोटीन है, इसमें सॉरी यह राइबोसोम है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो चलिए आज हमने क्या सीखा कि कोशिका के अंदर क्या चीज पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? तो आल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक ने किए। और यह हमारे कोशिका में मुख्य रूप से किस कार्य को करता है? तो यह श्वसन के कार्य को करता है। दूसरा हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी। यह किस कार्य को करता है? तो परिवहन को करता है, अर्थात हमारे कोशिका में यह परिवहन का कार्य करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। फिर तीसरा हमने पढ़ा राजधानी वोकस। इसका क्या कार्य है? तो यह वाटर को ऑब्जर्व करके रखता है, मतलब स्टोर करके रखता है। चौथा हमने पढ़ा तारकाय, सेंट्रोसम। सेंट्रोसम क्या है? देखिए सेंट्रोसम हमारे कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन करता है, अर्थात सेल डिवीजन सेंट्रोसम के कारण होता है। सेंट्रोसम अगर सेल डिवीजन नहीं करे तो हमारा हाथ अगर कट जाएगा तो ठीक नहीं होगा, हम पिछले पार्ट में ही बताए थे। इसके बाद हम पांचवा पॉइंट पढ़े
एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम वास्तव में आंतरिक सहायता प्रदान करता है सेल को। यह आंतरिक कंकाल का, इसको हम लोग आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। और इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट में ईआर कहते हैं। यह इसका दो ठो पार्ट होता है, पहला एसईआर, दूसरा आरईआर। एसईआर जो है वसा का निर्माण करता है और आरईआर जो है क्या चीज का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए थैंक यू। इसके बाद हम लोग जो भी होगा क्लास नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।